अभी तक हम लोगों ने ब्रिटिश काल में शिक्षा पर हम बात कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे। हमने उसमें सरकारी प्रयासों पर अपनी बात लगभग लगभग खत्म कर दी थी। उनको हमने दो चरण में देखा था। ठीक है, पहला चरण 1757 से 1813 का था, दूसरा 1813 से 58 तक था। देखिए, जितने भी सरकारी प्रयास हुए 58 के बाद, हमेशा ध्यान रखिएगा, सरकार का मूल उद्देश्य कभी भी नहीं था बहुत ज़्यादा शिक्षा का विकास हो। सरकार प्रयास करती भी थी तो हमारे दबाव में प्रयास करती थी। सरकार अक्सर चाहती थी कि शिक्षा संस्थानों पर उसका नियंत्रण बना रहे, बट उसकी अनिच्छा के बावजूद भी विकास की प्रक्रिया कमोबेश चलती रही है। शिक्षा के विकास में जो प्रगतिशील भारतीयों के साथ साथ जब आज़ादी की लड़ाई चलेगी, जिसे स्वदेशी आंदोलन, उसमें बंगाल नेशनल कॉलेज बनेगा, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनेगी, असहयोग आंदोलन, गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, है ना। तो अभी आगे जब हम पढ़ेंगे ना, तो शिक्षा दूसरे दूसरे रूपों में भी आपके सामने आएंगे इन्फॉर्मेशन। ठीक है भाई, पूरे ब्रिटिश शासनकाल में स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी प्रयासों का क्या परिणाम दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो अभी इंफॉर्मेशन और आएंगे एजुकेशंस पे। हमने सरकारी प्रयास को यहाँ पे समअप किया है अभी तक। पहले का दो चरण का विश्लेषण कर दिया है मोटे तौर पर। कुछ कॉमन आलोचना बात की भी रहेगी। शिक्षा पद्धति, जैसे शहरों गांवों में अमीरों गरीबों में भेदभाव को बढ़ावा मिला, शिक्षा पद्धति के माध्यम से भारतीय समाज को तोड़ने की कोशिश जारी रही, ये सब कॉमन आलोचना है। महिला शिक्षा की उपेक्षा हुई, तकनीकी शिक्षा की उपेक्षा हुई, आगे भी ये चीजें जारी रहेंगी। समझ रहे हैं बात अब? जी, एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं थोड़ा बहुत बार बार, मेच्योरिटी। मेच्योरिटी कल कोई पूछ भी रहा था कि ये होता क्या है। एक समझ बनाना कि जैसे एक बात को हमने समझ लिया तो इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चंस का ट्रेंड सब्जेक्टिव हमेशा 58 तक रहता है, लेकिन आगे भी आ सकता है। यदि वो आ भी गया तो भाई क्या प्रयास हुआ, तो ये प्रयास हुआ जो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है। ऑन द स्पॉट मैनेजमेंट के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ता है। ठीक है, तो ये एजुकेशन से जुड़ी हुई सरकारी प्रयास की जानकारी हमने पिछले क्लासेस में खत्म कर लिया है। भारतीय प्रयास अभी आएगा, अभी हमें पढ़ना है। क्वेश्चंस लिख लो कुछ आप जरा, कुछ प्रश्न लिख लो, जिससे आपको क्लासेस के साथ में इन चीज़ों को समझने में थोड़ा बेहतरी हो। लिखो, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में 19वीं सदी के पूर्वार्ध में कंपनी की शिक्षा नीति का मूल्यांकन करें। कंपनी की शिक्षा नीति का मूल्यांकन करें। कंपनी की शिक्षा नीति का मूल्यांकन करें। दूसरा क्वेश्चन लिखो, कंपनी की या ब्रिटिश सरकार की शिक्षा नीति, ब्रिटिश सरकार की शिक्षा नीति साम्राज्यवादी हितों से संचालित थी। साम्राज्यवादी हितों से संचालित थी। स्पष्ट करें। स्पष्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखो, ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटिश शासनकाल में न्यायिक ढांचे के विकास का आलोचनात्मक वर्णन करें। आलोचनात्मक वर्णन करें। तीसरा लिखें, ब्रिटिश शासनकाल में सिविल सेवा के विकास पर निबंध लिखें। सिविल सेवा के विकास पर निबंध लिखें। एक और क्वेश्चंस लिखें, ये लेवल 3 का क्वेश्चंस हो सकता है। ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति ने भारत ब्रिटिश संबंधों को रूपांतरित कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। भारत ब्रिटिश संबंधों को रूपांतरित कर दिया। स्पष्ट करें। जो लास्ट का क्वेश्चन हमने लिखाया बहुत सिंपल है, आंसर्स भी
थोड़ा आप जानते ही हैं, भारत का संबंध बदल गया। राजनीतिक संबंध कैसे बदल रहा है, आर्थिक संबंध कैसे बदल रहा है, सामाजिक संबंध कैसे बदल रहा है शिक्षा वगैरह से, यानी बहुत ब्रॉड क्वेश्चंस हो गया ये। जैसे आपको याद होगा कि 2014 या 13 में पूछा गया था, ब्रिटिश आर्थिक जो नीति थी 200 वर्षों में, उसकी समीक्षा करें। बहुत ब्रॉड क्वेश्चंस हो गया वो, उसको 8 मिनट में लिखना। तो जैसे कभी हो सकता है कि औद्योगिक क्रांति ने भारत ब्रिटेन आर्थिक संबंधों को रूपांतरित कर दिया, स्पेसिफिक हो सकता है, न केवल आर्थिक बल्कि गैर आर्थिक चरित्र को भी प्रभावित कर दिया। जैसे मर्जी शब्दों को डिफाइन करें इसलिए हमने एक ही क्वेश्चन से लिख दिया, भारत ब्रिटिश संबंधों को रूपांतरित कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, तो जितनी जानकारी है ना अब तक आपके पास, जो भी हमने बताया आपको, ये समझ लीजिए इस आंसर्स में सभी जानकारी की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस ना रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, प्रतिनिधि होना चाहिए, जो आपकी पूरी तैयारी को खंगाल के रख दे, आपको पूरा ध्यान है कि नहीं। कुछ क्वेश्चंस हमेशा इसीलिए बनाए जाते हैं कि पूरी जानकारी पर पकड़ आपकी हो जाए। ठीक है, यहाँ पे कल हम कुछ शब्द आया था, जैसे प्राच्यवाद एक शब्द आया था, आंग्लवाद एक शब्द आया था, उपयोगितावाद आया था। हम कुछ शब्दों की भी बात कर लेंगे जिनका जिक्र किसी कहीं कहीं किताबों में मिलता है। यदि आपने विपिन चंद्रा वाली किताब पढ़ी हो तो उसमें उपयोगितावाद शब्द आया तो नहीं है उस तरीके से, लेकिन बहुत विस्तार से विश्लेषण किया गया है। क्योंकि देखो, कोई भी पॉलिसी बनती है ना, तो पॉलिसी में इन विचारों की भूमिका होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप उपयोगितावाद को ले लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक पॉइंट है ना। उपयोगितावाद, इसके बारे में 3-4 पॉइंट्स आपको लिखना है। पहला लिखें, औद्योगिक क्रांति के साथ ही ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के साथ ही ब्रिटेन में उपयोगितावादी विचारधारा लोकप्रिय हुई। उपयोगीवादी विचारधारा लोकप्रिय हुई। जब आप पेपर 4 का अध्ययन करेंगे, इथिक्स का, उसमें थोड़ी बहुत इस बारे में आपको थ्योरेटिकली बताया जाएगा। हमने कहा औद्योगिक क्रांति के साथ ही ब्रिटेन में उपयोगितावादी विचारधारा उत्पन्न हुई। इनसे जुड़े हुए फेमस जो विद्वान हैं, बेंथम हैं, मिल हैं, जो अलग अलग मिल थे, ये फेमस विद्वानों की किताब की बात कर रहे हैं। विचारधारा लोकप्रिय है। अगला पॉइंट लिखें, इस विचारधारा के अंतर्गत अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख पर बल दिया गया है। अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख पर बल दिया गया है। ठीक है, तो ये जो वहां आया, इसका सेंस यह था कि ब्रिटेन में वहां की राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था में जो भी नीति है, ठीक है, जो कुछ भी है, यदि उससे अधिक लोगों का भला नहीं हो रहा है तो उसको बदलने की जरूरत इसलिए बहुत ज्यादा प्रभाव डाला ब्रिटिश समाज में। औद्योगिक क्रांति के साथ ही आया था ये। अगला पॉइंट लिखें, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को निकृष्ट मानते थे, पिछड़ा हुआ मानते थे, निकृष्ट मानते थे। और भारत में पितृसत्तावादी भारत में पितृसत्तावादी व्यवस्था का समर्थन किया। पितृसत्तावादी व्यवस्था का समर्थन किया, इसका मतलब है
कि जैसे एक होता है ना कि पिता जो अपने परिवार का केयर करता है, बच्चों का केयर करता है, ठीक है। तो ये कहते थे कि भारतीय संस्था जो है बहुत ही मतलब पिछड़ी अवस्था में है, वहाँ की जो सामाजिक तौर तरीके हैं बहुत पिछड़ी अवस्था में है, शिक्षा पद्धति तो बहुत ही निकृष्ट है उनकी। ये इस तरह का नज़रिया था। तो ज़रूरत है भारत को बच्चों की तरह भी थोड़ा केयर करने की भी, देख रेख करने की। तो मतलब भारतीयों को शासन में लेने की ज़रूरत नहीं है, भारतीय शासन के योग्य है ही नहीं, इनका ये कहना था। बट ये कह धीरे धीरे भारत में बदलाव किया जाए, पितृसत्तावादी अप्रोच के समर्थक थे। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें। 19वीं सदी में 19वीं सदी में भारत संबंधी नीतियों पर भारत संबंधी नीतियों पर इनका विशेष प्रभाव देखा गया। इसी में लिखना, अंग्रेजी शिक्षा समर्थकों पर भी इनका प्रभाव था। अंग्रेजी शिक्षा समर्थकों पर भी इनका प्रभाव था। तो जो भारत में जैसे मैकाले है, बेंटिक है, इस ये सब भी उपयोगितावादी विचारधारा का प्रभाव, ऑकलैंड है, जो भी आ रहा है बाद में, सब पर उपयोगितावादी विचारधारा का प्रभाव है। वो पाश्चात्य संस्कृति को श्रेष्ठ मानते हैं, अंग्रेजी भाषा को श्रेष्ठ मानते हैं, वहाँ की राजनीतिक संस्थाओं को श्रेष्ठ मानते हैं। बट एकाएक भारत में ये भी नहीं चाहते कि सारी चीज़ें आ जाएं। ये भी धीरे धीरे बदलाव की बात कर रहे हैं। ब्रिटेन में तो बड़े पैमाने पर भी बदलाव का समर्थन कर रहे हैं, बट भारत में ग्रेजुअल। ठीक है, तो उपयोगितावाद का अक्सर 1800 के बाद जो पॉलिसी तय हुई है उसमें उपयोगितावाद का प्रभाव रहा है भारत में, क्योंकि वहाँ के समाज में इसका व्यापक प्रभाव था। आंग्लवाद का मतलब हो गया अंग्रेजी शिक्षा का जो समर्थक था, जो कल मैंने बताया था, आंग्लवादी, एंग्लिसिस्ट। ठीक है, प्राच्यवाद कहने का मतलब ये होता है, प्राच्यवाद लिख लें थोड़ा, प्राच्यवाद या ओरिएंटलिस्ट, दो चार लाइन इसके बारे में लिख लें आप। देखिए, पूर्व की संस्कृति के प्रति सम्मान का भाव, पूर्व की संस्कृति के प्रति सम्मान का भाव, पूर्व की संस्कृति के प्रति सम्मान का भाव, पूर्व कहने का मतलब चाइना, जापान, दक्षिण पूर्व एशिया, भारत, पूर्व जो भी पूर्व है उसके बारे में एक सम्मान का भाव। अगला पॉइंट लिखें इसमें, सामाजिक धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप के विरोधी, सामाजिक धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप के विरोधी, विरोधी। नेक्स्ट लिखें, पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को, पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को क्रमशः शामिल किए जाने के पक्ष में, शामिल किए जाने का समर्थक या पक्ष में, क्रमशः शामिल किए जाने के समर्थक। ये कहते थे कि धीरे धीरे लाइए, यदि कुछ लाना है बदलाव, एकाएक मत लाइए, हमारी संस्कृति अलग है, इनकी अलग है, ये निकृष्ट नहीं है, ये हमसे नीचे नहीं है भाई, इनका ये जीने का तरीका, हमारा ये तरीका है जीने का, है ना। तो ग्रेजुअली लाइए। कोई ऐसा नहीं था कि ये बहुत अच्छा सोचते हो भारत के बारे में, जो जैसा सोचता था ना, कुल मिला के ये सोचता था कि ऐसे सोचने से हमें क्या फायदा होगा, उस हिसाब से वो सोचते थे। तो शुरुआती दौर में अंग्रेज भारत में बहुत हस्तक्षेप नहीं चाहते थे, बहुत बदलाव नहीं चाहते थे, अरबी फारसी को बनाए रखना चाहते थे। तो उन्हें बहुत ज़्यादा भारतीय मामलों में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसके बिना ही उनको फायदा हो रहा था। अब था कि फायदा बढ़ाना है तो हस्तक्षेप करने की जरूरत उपयोगितावादी और आंग्लवादी। ठीक है, तो ऐसे करके आप देखोगे ना, भारत संबंधी जो अंग्रेजों का विचार है वो फिक्स नहीं रहेगा। शुरुआती दौर में प्राच्यवादियों का प्रभाव होगा, फिर उपयोगितावादियों का प्रभाव होगा, वो चेंज होता रहेगा। चेंज क्यों होता रहेगा? क्योंकि ब्रिटेन की परिस्थितियों पर यह निर्भर करता है।
उनकी आर्थिक हितों से ये संचालित होगा। एक बार यूपीएससी में बहुत ही शानदार सवाल पूछा था लेवल 3 का, कि भारत के संदर्भ में ब्रिटिश विचारों का कोई कोहेरेंट, कोई सुसंगत सेट नहीं था। ये भी समझ में नहीं आएगा, पूरी मॉडर्न इंडिया जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा, ठीक है। कि पूरे 200 वर्षों का इतिहास को एक साथ पूछ लेते थे कि चलो बताओ इसका मतलब क्या है। तो बहुत अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड के सवाल भी इतिहास में पूछे गए हैं, जहां अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, ना कि किसी तथ्य की जरूरत है। आपने इस बात को समझा या नहीं? ठीक है। और जैसे मैं लेके चल रहा हूँ, आपको अप्रोच दे रहा हूँ, तो सारी बातों को मैं तो लेके चल ही रहा हूँ। पीपी चंद्रा की किताब में भी ये सारे थॉट्स वगैरह हैं। कई बार पहली बार में अहमियत समझ में नहीं आती कि इस किताब से होगा क्या। ठीक है। एक किताब को 10-20 बार पढ़ने की जरूरत होती है मॉडर्न इंडिया में। मेरा क्लास लेक्चर, बिपिन चंद्रा की वो क्लास, और हमारे इंस्टीट्यूट का प्रिंटेड मैटर, यदि ये कमांड हो गया तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। यदि ये कमांड हो गया, यदि शब्द में यूज कर रहा हूं कमांड। हाँ, पढ़ना एक बात है, कमांड करना दूसरी बात है। ठीक है। तो कमांड के लिए मैं कह रहा हूं। ठीक है। तो एजुकेशन और रिलेटेड चीजों पर बात हो गई है। सामाजिक नीति में ही हमने कहा था समाज सुधार से जुड़े हुए कुछ कानून भी हैं। अंग्रेजों की एक अच्छी बात है कि जब वो भारत में आए, उन्होंने कई ऐसे कानून बनाए। बहुत सारी कुरीतियां थी हमारे समाज में, जिसको दूर करने की उन्होंने प्रयास किया। हालांकि उन पर हम आलोचना करते हैं, ये थोड़ी ज़्यादा आलोचना हो जाती है। किसी भी कुरीति के लिए वो जिम्मेवार नहीं थे। जैसे भारत में मान लो बहु विवाह है, तो उसके लिए अंग्रेज जिम्मेवार नहीं है। सती प्रथा है, पर्दा प्रथा है, विधवाओं की दयनीय दशा है, ये सब अंग्रेजों की देन नहीं थी हमारे समाज में। इस सैकड़ों साल से हमारे समाज में चली आ रही थी। बट चूंकि वो कहते थे कि भाई हम भारतीयों को सभ्य भी बना रहे हैं, उन्होंने यही कहा था कि हम सभ्य बनाने आए हैं, तो उन्होंने भी ये बात कही थी। तो हम उनसे अपेक्षा करते थे कि आपने इतना विलंब क्यों किया सभ्य बनाने में, थोड़ा जल्दी बनाते आप। तो हम पहले ये देखेंगे कि कौन कौन से समाज सुधार से संबंधित कानून बना। ठीक है। एक हमारा इंस्टीट्यूट का नोट्स है, पेज नंबर 32 पे आप देखेंगे, बुकलेट नंबर 32 पे। एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं, पेज नंबर 16 पे दिया हुआ है 19वीं और 20वीं सदी में सामाजिक विधान। जिसके पास एक बार खोल के चेक करिएगा। ये प्रीलिम्स में भी पॉपुलर है, इसकी मल्टीपल यूटिलिटी होती है। जिसे आपसे पूछा जाए कि भाई औपनिवेशिक काल से लेकर अब तक, ठीक है, कानूनी तौर पर महिलाओं के अधिकारों को किस प्रकार सशक्त बनाया गया है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, महिला सशक्तिकरण टॉपिक आप पढ़ोगे कि भाई कई जगह आएगा। तो अंग्रेजों के समय में भी बहुत ऐसे कानून बने जिससे महिलाओं को अधिकार देने की कोशिश या सामाजिक कुरीतियों पर प्रभाव जो है प्रधार किया गया है। इनमें उन कारणों की सूची दी गई है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछता है। उसका एक इनिशियल रेफरेंस मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, शीर्षक दे दो, आप लिखो 19वीं 20वीं सदी में समाज सुधार कानून। 19वीं 20वीं सदी में समाज सुधार कानून। 19वीं 20वीं सदी में समाज सुधार कानून। पॉइंट्स में लिखते चले जाएंगे। 1795 और 1804 में तो 18वीं सदी हो जाएगा, बट कोई बात नहीं। 1804 में शिशु हत्या को रोकने के लिए कानून। शिशु हत्या को रोकने के लिए कानून। अक्सर क्या देखा गया था, खास करके जो राजपूत समाज था और जो बंगाल का में देखा गया था, कि बच्चियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। ठीक है। ज्यादातर ये कानून है तो पूर्वी भारत से रिलेटेड भी, बच्चियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था।
उसको रोकने के लिए 1795 1804 में ये कानून बनाया गया। डेट याद रखिएगा, किस पर्पज से कानून था वो याद रखिएगा। जिक्र किया गया है राजपूत समाज और बंगालियों में, इसका जिक्र किताबों में किया गया है। लिखिए 1829 सती प्रथा। सती प्रथा का आइडिया तो है ही सभी को। पति के मृत्यु के बाद पत्नी को चिता पर जलने के लिए कहा जाता था, है ना, कि भाई पति नहीं है तो अब आपको अब जीने का कोई हक नहीं है। अब इसको धर्म ग्रंथों से जोड़कर दिखाया जाता था। ठीक है, तो इन सबको भी बड़ी चुनौती मिलेगी। राम मोहन राय जी की बड़ी भूमिका रहेगी इसमें। तो सती प्रथा को भी अपराध घोषित किया गया 1829 में। पहले बंगाल में लागू किया गया, फिर मद्रास बॉम्बे में, ऐसे था। लिखो आप 1843 दासता को समाप्त। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको, याद है ना सभी को। 1837 के अधिनियम में हमने इसका जिक्र किया था। 33 में पूरे ब्रिटिश साम्राज्य से समाप्त किया के लिए कानून बना था, और भारत में 43 के लिए इसके लिए कानून बना था। 1844 1844 नर बलि प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून। नर बलि प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून, ये गोंड जनजाति में प्रचलित था। कहाँ था? गोंड जनजाति में प्रचलित था। ठीक है, गोंड जनजाति में प्रचलित था। 1856 विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दिया गया। 1856 विधवा विवाह को कानूनी मान्यता। विधवा विवाह को कानूनी मान्यता। 1872 लिखो आप, सिविल या ब्रह्म मैरिज एक्ट सिविल या ब्रह्म मैरिज एक्ट। एक ब्रह्म समाज का हम जिक्र करेंगे। जो लोग ब्रह्म समाज को मानते हैं उनके लिए था ये कानून, सबके लिए नहीं था, लेकिन इम्पोर्टेंट था। ठीक है, 72 में सिविल मैरिज एक्ट या ब्रह्म मैरिज एक्ट, महिलाओं के लिए विवाह की उम्र 14 वर्ष और पुरुषों के लिए 18 वर्ष रखी गई थी इसमें। ठीक है, सिविल मैरिज एक्ट या ब्रह्म मैरिज एक्ट। इन सब कानूनों का अलग अलग संदर्भ में जिक्र भी होगा, सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट में भी। फिर आप लिखो 1891 सम्मति आयु अधिनियम। बी एम मालावारी, बहराम जी मालावारी, बी एम मालावारी के प्रयासों से ये कानून बना था। सम्मति एज ऑफ कंसेंट एक्ट। इसमें महिलाओं की जो विवाह की उम्र रखी गई थी बच्चियों की, उसमें 12 वर्ष रखी गई थी। ये जो 14-18 बताया केवल ब्रह्म समाजियों के लिए था, और ये हिंदू समाज के लिए था। कंप्लीट 12 वर्ष से कम उम्र में विवाह नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही सब कानून इसमें दिया हुआ है। कुछ तो नहीं मिलेंगे आपको नोट्स में, बट प्राय सारे मिल जाएंगे आपको। तो सम्मति आयु अधिनियम। तो फिर लिखे आप 1930 शारदा अधिनियम। फिर एक बार 14 वर्ष और 18 वर्ष। शारदा अधिनियम 14 वर्ष और 18 वर्ष। ठीक है, विवाह की उम्र 14 वर्ष और 18 वर्ष लिखी गई। 1856 से पहले ब्रिटिश सरकार ने ठीक ठाक की, बाद में ब्रिटिश सरकार ने छोड़ दिया लगभग प्रयास। ठीक है, ये एक बना है वो भी ब्रह्म समाजियों के लिए, ये दो बना है वो भी बहुत जद्दोजहद के बाद।
पहले उसमें ज़्यादा एफर्ट लगाया, जब 57 का विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों ने रफ्तार कम कर दिया। अंग्रेजों का मानना था कि जब सुधार की कोशिश कर रहे हैं इससे भारतीयों को बुरा लग रहा है और ये 57 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण है। बट अंग्रेजों ने 57 के बाद दो और काम शुरू किया। जाति के आधार पर लोगों को लड़ाने का कार्यक्रम शुरू किया उन्होंने, और धर्म के आधार पर लड़ाने का काम किया। तो ऐसा भी नहीं है कि एकदम छोड़ दिया उन्होंने, है ना। तो ये समाज सुधार संबंधी कुछ कानून हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। हम एक साथ सरकारी प्रयासों का जिक्र कर रहे हैं कि सरकार ने क्या किया, ठीक है। चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, ठीक है। अभी तक हम यही पढ़े सरकार ने क्या किया। तो ये कुछ प्रमुख कानून है। इसी तरीके से आज़ादी के बाद जब आप पढ़ोगे ना, 1947 के बाद स्पेशल मैरिज एक्ट आया, हिंदू मैरिज एक्ट आया, हिंदू कोड बिल को लेकर के बड़ा विवाद हुआ था। फिर एक दहेज निषेध अधिनियम आएगा, ठीक है। आगे चल करके फिर लगातार कुछ ना कुछ समान कार्य के बदले समान जो है कार्य का वेतन आएगा। फिर प्रसूति सहायता के लिए अधिनियम आएगा। तो ऐसे करके ना 47 के बाद भी एक्ट की प्रक्रिया जारी रहेगी। तो एक बार इकट्ठे नज़र रखनी होती है। अभी 47 तक का ये चार्ट है आपका, ठीक है। नोट्स में उससे आगे मिलेगा। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उस पर स्टॉप नहीं करना है कि यहाँ ये समाप्त हो गया, ठीक है। आप उसको आगे तक नज़र दौड़ाने की, अच्छा आगे और क्या हुआ होगा इसमें, ठीक है। जैसे ये अप्रोच की आदत पड़ गई, मेंस के क्वेश्चंस आपके बहुत आराम से सॉल्व होने लग जाएंगे। हम अक्सर बांध के रखते थे उसको यहीं तक, पर थोड़ा फ्री रखिए अपने आप को कि अभी क्या स्टेटस है इतने सारे कानून के बाद भी, है ना। तो अलग अलग क्लास में, जैसे इस क्लास में इतिहास वाला पक्ष है, किसी क्लास में सोशल इशू आएंगे, कोई ऐसे की क्लास चलेगी। अलग अलग क्लास से फिर ये पूर्णता आएगी आपकी तैयारी में। इतिहास वाला पक्ष मैं करा दूंगा, जितने भी इतिहास वाले पक्ष हैं। इससे आगे किसी और शिक्षक की जिम्मेवारी होगी ले जाने की, एग्जाम तक ले जाने की जिम्मेवारी आपकी होगी, ठीक है। कैरी ऑन तो आप ही को करना है। तो सरकार ने जो भी प्रयास किया, ठीक है, इसके हम विश्लेषण हमने कर लिया, ठीक है।